आप सब लोग भी एसबीआई कार्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि हम भी एसबीआई कार्ड्स के आईपीओ में अप्लाई करें, लेकिन क्वेश्चन अब यह आ जाता है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट होते हैं, क्या क्या पहले रिक्वायरमेंट होते हैं जो करने बहुत ज़रूरी होते हैं अगर आपको किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है तो। इसके अलावा हमने एसबीआई कार्ड्स के ऊपर पहले से भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने एसबीआई कार्ड्स के बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में बात किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया है, आप जाके सबसे पहले वो देख सकते हैं। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किसी भी आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और आईपीओ अप्लाई करने से पहले कौन कौन से रिक्वायरमेंट होते हैं जो आपको पहले ही फुलफिल करने चाहिए ताकि आप आईपीओ में जाके आराम से अप्लाई कर सकें। तो अगर मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँ तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँगा कि आपको थोड़ा इसका रेलेवेंस समझ में आए। अगर आपके पास पैसा होता है तो आप उस पैसे को मैनेज कैसे करते हो। आपके पास एक बैंक अकाउंट होता है जहां पे आप उस पैसे को रखते हो, जब भी आपको ज़रूरत होती है उस पैसे को निकाल लेते हो और यूज़ कर लेते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो, आप मल्टीपल बैंक अकाउंट खुलवा सकते हो। अलग अलग बैंक अकाउंट में अलग अलग पैसा भी रख सकते हो। वैसे ही अगर मैं शेयर की बात करूं तो शेयर आज से पहले कुछ साल पहले तक आपको फिजिकल फॉर्म में मिलता था, आपको सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन आजकल वो सर्टिफिकेट मिलना बंद हो गया है। आजकल आपको वो शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है और वो शेयर रखने के लिए आपके पास एक अकाउंट होता है। जैसे कि पैसे रखने के लिए एक बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही शेयर रखने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होता है। डीमैट अकाउंट में जब भी आप कोई शेयर खरीदते हो तो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है, जब भी आपको कोई शेयर बेचना होता है तो आपके वो डीमैट अकाउंट से शेयर निकल जाता है। तो सबसे पहले अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो आईपीओ के केस में अगर आपको वो आईपीओ मिलता है तो आपको वो शेयर मिलेगा। तो शेयर मिलेगा तो आपके पास एक शेयर रखने की जगह होनी चाहिए। तो अगर आपको आईपीओ में अप्लाई करना है तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी होता है कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए ताकि अगर आपको वो शेयर मिल जाए आप उस शेयर को उस डीमैट अकाउंट में रख सकें। अब मैं डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकता हूँ और ये मुझे कहाँ पे खुलवाना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि बैंक अकाउंट को मैनेज कौन करता है, बैंक करता है। वैसे अगर मैं डीमैट अकाउंट की बात करूं तो डीमैट अकाउंट को जो मैनेज करता है वो डिपॉजिटरी मैनेज करती है और इंडिया में 2 गवर्नमेंट डिपॉजिटरीज हैं जो आपके डीमैट अकाउंट खुलवाने और मैनेजमेंट करने में हेल्प करती हैं और वो डिपॉजिटरीज का नाम है सीडीएसएल और एनएसडीएल। अब आप डीमैट अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, आप किसी भी ब्रोकर के पास जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और आपका जब एक बार डीमैट अकाउंट खुल जाता है तो ब्रोकर आपको एक सीएमआर फाइल भेजता है। उस सीएमआर फाइल की फुल फॉर्म होती है क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। जब भी आप किसी ब्रोकरेज के पास अकाउंट खुलवाते हैं तो मैंडेटरी होता है कि आपको एक सीएमआर फाइल भेजी जाए। उस सीएमआर फाइल में बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जो आपको चाहिए होती है जब भी आपको किसी भी आईपीओ के लिए अप्लाई करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो डिपॉजिटरी फाइल में जो डिटेल होती हैं वो 3 डिटेल होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहला होता है आपका डिपॉजिटरी कौन सा है और वो डिपॉजिटरी या तो सीडीएसएल हो सकता है या एनएसडीएल हो सकता है। इसके बाद आता है आपका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है। तो दोस्तों डीमैट अकाउंट नंबर एक 16 डिजिट का अकाउंट नंबर होता है जिसको 2 हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। पहला हाफ 8 डिजिट का, लास्ट हाफ 8 डिजिट का। जो पहला हाफ 8 डिजिट का होता है उसको हम बोलते हैं डीपीआईडी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आईडी, और जो लास्ट हाफ का 8 डिजिट होते हैं वो आपकी अकाउंट आईडी होती है। तो वो सीएमआर फाइल में आपको बहुत क्लियरली मेंशन होता है कि आपका डीमैट अकाउंट नंबर क्या है, आपकी डीपीआईडी क्या है और आपका अकाउंट आईडी क्या है। तो अब मैं मान लेता हूं कि आपके पास एक डीमैट अकाउंट है। अब मैं उस क्वेश्चन पे आता हूं कि अब आप एक आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आईपीओ अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल होता है। आप किसी भी बैंक की नेट बैंकिंग में जाके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट बैंकिंग अगर मैं बात करूं एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इसके अलावा बहुत से बैंक है जहां पे पास आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप वहां पे जाके आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मान लो कि आप किसी बैंक के नेट बैंकिंग में चले गए। मैं एग्जांपल लेता हूं कि आप एचडीएफसी बैंक के नेट बैंकिंग में आए और अब आप अपने आईपीओ अप्लाई करना स्टार्ट किया। जब आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपन आईपीओ। ओपन आईपीओ में आपको बहुत क्लियरली मिलेगा कि जो ओपन आईपीओ वहाँ पे एसबीआई कार्ड्स का ऑप्शन आ रहा होगा। वहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला एचएनआई कैटेगरी, सेकंड रिटेल कैटेगरी, थर्ड शेयर होल्डर कैटेगरी। तो थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। रिटेल कैटेगरी होता है जिसमें मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर जाके उस कैटेगरी में आईपीओ को अप्लाई करते हैं। एचएनआई कैटेगरी होता है जहाँ पे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट शेयर होल्डर कैटेगरी। अगर आपके पास 18 फरवरी से पहले एसबीआई बैंक का शेयर होता था तो आप इस कैटेगरी के अंडर भी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आ गया, आपके पास एक डीमैट अकाउंट है, आपको पता है आपको कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करना है। अब आपने उसमें क्लिक किया तो एक पेज खुलता है जहाँ पे अब आपको डिटेल भरना है आईपीओ के लिए बिड करने के लिए।
वहाँ पे जो सबसे पहली डिटेल होती है कि आपको कितने शेयर्स के लिए बिड करना है और वो आपका कट ऑफ प्राइस क्या होगा, मतलब कि आपको प्राइस के क्या पे बिड करना है। तो यहाँ पे एसबीआई कार्ड्स के केस में जो मिनिमम लॉट होता है वो 19 शेयर्स का है, मतलब कि आपको मिनिमम 19 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और जो प्राइस जहाँ पे आप बिड कर सकते हो वो 750 से लेकर 755 तक है। तो यहाँ पे अगर आपको मान लो कि आपको 3 लॉट के लिए अप्लाई करना है तो आपको वहाँ पे क्वांटिटी डालना पड़ेगा 19 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 57। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वहाँ पे भी एक अपर कैप है। आप 13 लॉट से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते इन रिटेल कैटेगरी। ये सब भरने के बाद नीचे एक डिटेल आता है डिपॉजिटरी डिटेल्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब आपका डीमैट अकाउंट किसी भी ब्रोकर के पास हो सकता है और आप किसी भी नेट बैंकिंग में जाके वो डिपॉजिटरी डिटेल डाल सकते हैं, ताकि अगर आपको आईपीओ मिलता है तो आपका शेयर उस पर्टिकुलर डीमैट अकाउंट में चला जाएगा। अब जब डिपॉजिटरी डिटेल की बात आती है तो यहाँ पे नॉर्मली 4 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला आपकी डिपॉजिटरी कौन सी है, डिपॉजिटरी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ आपका सीडीएसएल होगा या एनएसडीएल होगा। ये डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, ये डिटेल आपको मिलेगी सीएमआर फाइल में जो आपको आपका ब्रोकर भेजता है, क्लाइंट मास्टर रिपोर्ट। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं कि आपका डिपॉजिटरी कौन सा है। मान लो कि आपका डिपॉजिटरी सीडीएसएल है तो आपने डिटेल डाल दिया डिपॉजिटरी में सीडीएसएल। अब नेक्स्ट चीज़ में आता हूँ तो नेक्स्ट होता है आपके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आपके डीमैट अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको मैनेज करता है। अब मान लो कि कल को ग्रो का जब भी स्टॉक्स आता है तो यहाँ पे जब आप अकाउंट यहाँ पे खुलवाओगे तो आपका जो डिपॉजिटरी होगा वो जो ग्रो का लीगल नेम होगा वो नाम वहाँ पे चला जाएगा। वैसे अगर आपने किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाया है तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का नाम क्या है, तो वो डिटेल वहाँ पे आप डाल देते हो। अब मैं आता हूँ लास्ट डिटेल में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनएसडीएल के केस में नॉर्मली आपको अलग अलग पूछा जाता है डीपीआईडी और अकाउंट आईडी। तो आपको डीमैट अकाउंट में ब्रेक करके पहला 8 अक्षर यहाँ पे डालने हैं और नेक्स्ट 8 नंबर्स यहाँ पे डालने होते हैं। बट सीडीएसएल के केस में वो बोलते हैं कि आप सीधा डीमैट अकाउंट नंबर डाल दो। तो सीएमआर कॉपी में आप जाके देखें कि जो आपका 16 डिजिट अकाउंट नंबर है वो आप यहाँ पे इनपुट कर दें और उसके बाद आप बैंक अकाउंट में डिटेल में जाके वहाँ पे देख लें कि कौन से बैंक से आपका पैसा कटेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका पैसा कटता नहीं है, आपका पैसा होल्ड पे चला जाता है। अब मान लो कि आपने 3 लॉट के लिए अप्लाई किया और आपका 40,000 से ज़्यादा पैसा होल्ड पे चला गया और आपने बिड जब सक्सेसफुली फिल कर दिया तो वो पैसा आप विड्रॉ नहीं कर सकते, बैंक उसको होल्ड पे डाल देता है। अब केस होता है कि अगर आपको वो आईपीओ मिलता है नहीं मिलता। अगर मैं पहले केस की बात करूं कि मान लो कि आपको आईपीओ नहीं मिलता तो उस केस में आपका सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं कि आपको आईपीओ मिल जाता है, आपको 3 के 3 लॉट मिल जाते हैं, तो आपका जो शेयर है मान लो 57 शेयर्स हैं जो आपने वहां पे डीमैट अकाउंट नंबर डाला था उस पर्टिकुलर अकाउंट में चले जाएंगे। ऐसे करके आईपीओ की प्रोसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल होता है और बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता। बट आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है कि आप जो डीमैट अकाउंट नंबर डाल रहे हैं वो सही डाल रहे हैं और आपके बैंक में उतना अमाउंट है जितना होल्ड पे जाने की ज़रूरत होती है। तो दोस्तों ये वीडियो हम लेके आए थे ताकि आपको एक समझ में आ सके कि हम किसी भी आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनके तक भी नॉलेज पहुंच सके कि हम किसी भी आईपीओ को कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।